अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का ये लेक्चर नंबर 1। ये लेक्चर्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के ऊपर बेस करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए पहले हमें ये देखना है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम लेक्चर 1 के लिए कौन सी है। तो इस चैप्टर के आगाज़ में जो पहली आउटकम हमारे लिए करिकुलम वालों ने दी है वो ये कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इंटरप्रेट करना है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स, मैसेज, वॉल्यूम्स एट एसटीपी, यानी वॉल्यूम्स जो हैं उसके लिए ये रेफरेंस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का एसटीपी। तो हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को डेफिनेटली इस लेक्चर में इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं किसको है। तो स्टोइकियोमेट्री को डिफाइन करें स्टूडेंट्स, तो जैसे अभी आपने लर्निंग आउटकम में देखा कि बात घूमेगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के आसपास। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें स्टूडेंट्स अगर आपको अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बता दी जाए, किसी एक रिएक्टेंट की अमाउंट बता दी जाए, तो आप दूसरे रिएक्टेंट की रिक्वायर्ड अमाउंट मालूम कर सकते हैं। अगर एक रिएक्टेंट आपको बता दिया जाए और तो उससे आप किसी भी प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो अमाउंट मोल्स में, मैसेज में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, वॉल्यूम में, किसी उसकी जो फॉर्म है, किसी भी फॉर्म में वो अमाउंट उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो या सब्सटेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट जो है वो कोई एक दे दी जाए तो आप उससे रिएक्टेंट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं कि एक टिपिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक अमाउंट अगर प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट जो है वो कितना रिक्वायर्ड होगा। अब कितना रिक्वायर्ड होगा मोल्स में भी मालूम कर सकते हैं, तो उसके मैसेज भी, उसके मोल पार्टिकल्स कितने रिक्वायर्ड है, मॉलिक्यूल्स कितने रिक्वायर्ड है ये, या उसका वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है वो भी मालूम किया जा सकता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लेकर जो रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको कैलकुलेट करना स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें ये काम करते हैं, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लेके अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे वो डिटरमिन की जाती है। अब जो स्टोइकियोमेट्री का ये वर्ड है, ये जो टर्म है, ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। एक स्टिक्योन जिसका मतलब एलिमेंट और मेट्रोन जिसका मतलब मेजरमेंट। तो लफ्जी मतलब भी इसका जो निकला स्टोइकियोमेट्री का कि वो एलिमेंट्स की मेजरमेंट है। और यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हो सकता है एलिमेंट हो सकता है एलिमेंट मौजूद ना हो, कोई कंपाउंड उसकी जगह मौजूद हो। तो जो कुछ भी हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर उसमें एक सब्सटेंस हमें नोन है तो दूसरा सब्सटेंस जो है वो अननोन कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टोइकियोमेट्री को डिफाइन करने के बाद हम स्टोइकियोमेट्री का प्रिंसिपल जो है स्टूडेंट्स वो समझते हैं कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही हम क्यों ले रहे हैं स्टोइकियोमेट्री में, और कैसे हम एक सब्सटेंस को सिर्फ केमिकल इक्वेशन से, अगर एक सब्सटेंस हमें पता है तो दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं वो मालूम किए जा सकते हैं। इसकी बुनियाद क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो स्टूडेंट्स जो स्टोइकियोमेट्री है ये बेस करती है, ये इसका जो प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस आपको बताता है कि मैस ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैस कैन नीदर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बल्कि एक फार्म से दूसरी फार्म में उसको कन्वर्ट करना पॉसिबल है। तो ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, बल्कि एक फार्म से दूसरी फार्म में मैस जो है वो कन्वर्ट होगा। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस किया जाता है ना, उस बैलेंसिंग के पीछे भी यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। बैलेंस करने का मकसद ये है कि हम दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को या नंबर ऑफ मैसेज को या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को बराबर कर दें। क्यों? क्योंकि ना तो मैस डिस्ट्रॉय होता है और ना ही मैस जो है प्रोड्यूस होता है। तो जितना फिर लेफ्ट साइड पे है एरो के, उतना ही सब्सटेंस जो है वो एरो के राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। क्योंकि अगर तो मिसाल के तौर पे इधर कोई चीज़ 1 मोल है और दूसरी तरफ जो है 1 मोल होने की बजाय अगर वो 0.5 मोल अगर मौजूद है तो ये तो गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई? ऐसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे 1 मोल है तो राइट हैंड साइड पे आधा मोल किधर गया? वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है कि मैस डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो लिहाजा जितना अमाउंट या मोल्स किसी सब्सटेंस के
लेफ़्ट साइड पे हैं या उसका जो नंबर है पार्टिकल्स का लेफ़्ट साइड पे उतना राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। इसी तरह से अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे 1 उसका नंबर है और राइट हैंड साइड पे 1.5 अगर मौजूद है तो ये गड़बड़ है, क्योंकि 0.5 कहीं से आ गया, क्रिएट हो गया, जबकि लॉ कहता है कि मैथ क्रिएट नहीं हो सकता है, तो फिर ये एक्स्ट्रा 0.5 कहाँ से आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये गड़बड़ है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। लेफ़्ट हैंड साइड पे भी जो है वो टोटल स्टूडेंट्स 1.5, तो राइट हैंड साइड पे भी टोटल 1.5 होना चाहिए। तो चूँकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, यही वजह है कि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो हैं या स्टोइकोमेट्री वो भी बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। अब इसके लिए हमने कुछ अजम्पशंस ले रखी हैं। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से सब्सटेंसेस की अमाउंट्स, तो स्टूडेंट्स हम अज्यूम करते हैं उस स्टोइकोमेट्री के अंदर ये हम अज्यूम करते हैं, उस स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट्स लिए थे तो वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। किसी तरह का कोई जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हुआ कि प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट्स टूट के वापस रिएक्टेंट बना रहे हैं, ऐसा हम अज्यूम नहीं करते। हम अज्यूम करते हैं कि सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, यानी हमारा रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं यहाँ हमें पता चल गया कि वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई होती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं वो अप्लाई नहीं होती हैं। अगर उनके ऊपर अप्लाई करना हो तो आप फिर अज्यूम करोगे कि जैसे वो इरिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल के ऊपर आपको अप्लाई करना ही है ना, तो आप उसको अज्यूम करोगे कि वो क्या है, इरिवर्सिबल, और फिर उसके ऊपर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करोगे। एक और अजम्पशन जो है वो ये है स्टूडेंट्स के किसी तरह का कोई साइड रिएक्शन नहीं होता है। मिसाल के तौर पे जो सब्सटेंसेस, ये जो कंपाउंड्स, जो मटेरियल्स मौजूद हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, उसके अलावा कोई और हिडन ना हो, जो लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही हो। ऐसा ना हो कि कुछ पे साइड पे रिएक्शंस होते हैं और वो साइड रिएक्शन जो है वो सब्सटेंस की अमाउंट को कम कर देते हो। तो हम अज्यूम करते हैं कि जब एक रिएक्शन हो रहा है तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है सिर्फ उतना ही रिएक्शन हो रहा है, उसके अलावा और कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। दूसरे लफ्ज़ों में कोई साइड रिएक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने स्टोइकोमेट्री को डिफ़ाइन किया, उसके प्रिंसिपल और अजम्पशंस को देखा। अब हम लर्निंग आउटकम की तरफ जाते हैं और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने से पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को डिफ़ाइन कर लेंगे। एक ऐसी केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स जिसमें हर एलिमेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वेशन के दोनों साइड पे बराबर हो। एक एलिमेंट है तो उसके जितने पार्टिकल्स इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे हैं, उस एलिमेंट के उतने ही पार्टिकल्स इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे हो, तो ऐसी इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। नीचे आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन नज़र आ रही है एग्जांपल के तौर पे। मैं इसको पहले अनबैलेंस्ड करता हूँ और इसकी बैलेंसिंग ख़त्म करता हूँ, फिर आपके लिए इसको बैलेंस करके बताता हूँ। थोड़ा आपको आइडिया भी हो जाएगा कि बैलेंस कैसे करते हैं। जिन बच्चों को नहीं इतना बेहतर आइडिया तो उन्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और फिर जो मैं पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो बात भी आपको समझ आ जाएगी कि जब एक इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है। तो ये इक्वेशन है, इसमें आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और आयरन एक तरफ हो जाता है, अलग हो जाता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स हो गई अनबैलेंस्ड। इसकी बैलेंसिंग मैंने ख़त्म कर दी, इसको बैलेंस करना। अब तो जब बैलेंस करते होते हैं स्टूडेंट्स तो उस हिस्से से शुरू करते हैं, उस फार्मूले से शुरू करते हैं जो सबसे कम्प्लेक्स हो। ये अच्छी आदत है, इससे आसानी होती है। तो इसमें जो सबसे कम्प्लेक्स फार्मूला मुझे नज़र आ रहा है वो आयरन का ही है। आयरन ऑक्साइड का Fe2O3 ये रिलेटिवली कम्प्लेक्स है, तो इससे आगाज़ लेते हैं, बात इससे शुरू करते हैं। और जो अकेला एलिमेंट होता है ना स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट हो जो अकेला हो उसको हमेशा लास्ट में बैलेंस करते होते हैं। मसलन यहाँ पे आयरन हमें नज़र आ रहा है, एक एलिमेंट है, अकेला है, तो हम इसको लास्ट में बैलेंस करेंगे, इसको पहले
बैलेंस नहीं करेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं, इससे ज़रा आसानी हो जाती है। तो हम कम्प्लेक्स से शुरू कर रहे हैं, Fe2O3। तो इसमें आयरन को अगरचे हम फ़ौरन बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आयरन को लास्ट में देखेंगे। तो ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं 3 एटम्स, और इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी एक ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। तो टोटल हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 ऑक्सीजन्स। अब 4 ऑक्सीजन है तो राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन का जो नंबर है वो 4 होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 4 होना चाहिए तो 2 है। 2 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 यहाँ पे है और मुझे 4 लाना है, तो मैं यहाँ ज़रा थोड़ी देर के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स ये 2 इंटू 2 4 हो गए ऑक्सीजन एटम, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 थे, तो टोटल तो बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 कार्बन के लिए भी है, और फिर मुझे यहाँ पे भी 2 कार्बन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे कार्बन के साथ 2 मल्टीप्लाई करूँगा, ऑक्सीजन का नंबर फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो फिर मैं अब एक और नंबर के बारे में सोचूंगा कि जो मैं मल्टीप्लाई करूं और बात जो है वो पूरी हो जाए, बन जाए। तो अब पहले मैंने 2 से चेक किया, अब मैं 3 से चेक करता हूं। मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर 3 मल्टीप्लाई करूं तो स्टूडेंट्स ये कितने हो गए, 3 2 6। तो इधर हो गए जी टोटल 6 ऑक्सीजन एटम्स। अब 3 जो है वो कार्बन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो कार्बन हो गए 3। अब ये 3 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे कार्बन के 3 हो गए, और ऑक्सीजन के साथ भी ये 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 ऑक्सीजन ये और 3 ये, तो इधर भी ऑक्सीजन के हो गए 6 एटम, 3 + 3 6। तो इस तरह से 3 मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया जिससे मल्टीप्लाई किया मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो स्टूडेंट्स न सिर्फ कार्बन के जो एटम्स हैं वो बराबर हो गए, बल्कि ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं दोनों तरफ वो भी बराबर हो गए। तो आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हुआ। अब जो सिंपल मैंने कहा कि अकेला एटम हो, अकेला एलिमेंट हो, उसको लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देख लें ये आयरन के 2 एटम्स हैं, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखें इस तरफ आयरन के 2 एटम्स हैं, और राइट हैंड साइड पे आयरन के साथ कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब आयरन का 1 एटम है। तो राइट हैंड साइड पे 2 लाने के लिए बड़ा आसान है कि 2 से हम मल्टीप्लाई कर ले तो आयरन के 2 एटम्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो अब ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। ये जो नंबर फाइंड करना होता है सूटेबल, स्टूडेंट्स इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, और आम तौर पे मोस्ट कॉमनली यही मेथड जो है इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए फॉलो किया जाता है। अगरचे इक्वेशन टू इक्वेशन हमें थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजीज बदलनी भी पड़ती हैं। कहीं इक्वेशन में, जैसे यहाँ इक्वेशन में आयरन अकेला मौजूद था तो इसको लेके आखिर में इसको बैलेंस करना, इससे एक आसानी हो जाती है। अगर कोई मालिक्यूल हो, जैसे ऑक्सीजन हो O2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में हो, या ऐसा कोई और एलिमेंट मालिक्यूलर फॉर्म में हो Cl2 की फॉर्म में, तो इस ऐसी इक्वेशन जिसमें इनमें से कोई हो या इस तरह का कोई और सब्सटेंस हो, उसको बैलेंस करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो जब आप इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा और इसमें किसी तरह की कोई बात में दुश्वारी नहीं होगी। अगरचे बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर आपको जो इक्वेशंस दी जाती हैं वो बैलेंस्ड ही होती हैं, लेकिन ये कोई लाजमी चीज़ नहीं है कि हमेशा आपको बैलेंस्ड ही इक्वेशन दी जाए बोर्ड में सॉल्व करने के लिए। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगी। इसलिए आप अपने इस चैप्टर के अंदर जितनी इक्वेशंस लिखी हैं उनको आप अपने रजिस्टर पे लिखें अनबैलेंस फॉर्म में, फिर उनको खुद बैलेंस करें, ट्राई करें कैसे जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। तो जब इन सारी इक्वेशंस को आप अनबैलेंस्ड करके बैलेंस करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपका दिमाग जो है वो इस पर प्रोसेस के लिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए जो है वो रेडी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कंसेप्ट लेने के बाद अब हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझते हैं। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है स्टूडेंट्स। अब इसमें जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनके नीचे Gg लिखा है, यानी ये गैशियस स्टेट में है। मेथनॉल को भी मैं गैशियस स्टेट में ले लेता हूँ, ये अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि आखिर में मुझे
इन सब के वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है तो फिर ज़रूरी है कि सारे गैशियस स्टेट में मौजूद हों, या जिन दो चीज़ों के वॉल्यूम्स को आप कंपेयर करते हो तो गैशियस स्टेट में मौजूद हो तो बेहतर है उनके वॉल्यूम्स के कंपैरिजन करने के लिए। तो मेथनॉल को भी मैंने गैशियस स्टेट में ले लिया, यानी एज्यूम कर लिया कि मेथनॉल के वेपर्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। अब इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करना है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, in terms of mass, in terms of representative particles और in terms of volumes। तो पहले मोल से आगाज लेते हैं। एक सब्सटेंस के मोल्स को दूसरे सब्सटेंस के मोल्स के साथ कंपेयर कर रहे हो तो ये मोल मोल रिलेशनशिप बनेगा। अब सबसे पहले हम एक रिएक्टेंट को दूसरी प्रोडक्ट के साथ जो है ना बाकी प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं। रिएक्टेंट में पहले मेथनॉल लेते हैं, हम देखें जी मेथनॉल से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, फिर मेथनॉल से कितना वाटर जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेथनॉल के साथ ये 2 लिखा है, जो कि हम चाहे मोल्स की बात करने जा रहे हैं तो ये 2 मोल्स हो गए। तो 2 मोल्स मेथनॉल के अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे और 4 मोल्स जो है वो वाटर के फॉर्म होंगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पे पहले पॉइंट में लिख दी है। इसी तरह स्टूडेंट्स दूसरा जो हमारा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, उसको लेके कंपेयर कर सकते हैं। तो 3 मोल्स ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से 3 मोल्स ऑक्सीजन के एक्सेस ऑफ, क्योंकि अगर एक रिएक्टेंट की हम अमाउंट ले रहे हैं ना तो दूसरा रिएक्टेंट जो है एक्सेस में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स एक अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 3 मोल्स है, जब ऑक्सीजन के 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे एक्सेस ऑफ मेथनॉल के साथ तो उससे 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे और उससे 4 मोल्स जो है वो वाटर के फॉर्म होंगे। इक्वेशन हमें यही बताती है, ये चीज़ भी यहाँ पे मैंने लिख दी। और रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जी 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए हमें अगर स्टूडेंट्स 3 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो उसके लिए कितना मेथनॉल रिक्वायर्ड होगा। 3 मोल्स ऑक्सीजन के लिए स्टूडेंट्स 2 मोल्स जो है मेथनॉल के रिक्वायर्ड होंगे फॉर कंप्लीट रिएक्शन, या टू मेक 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर। ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे लिख दी कि 3 मोल्स ऑक्सीजन के 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल के लिए रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीट रिएक्शन। तो ये था मोल मोल रिलेशनशिप, जिसमें एक सब्सटेंस के मोल को आप दूसरे सब्सटेंस के मोल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं और मैस मैस रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। मैस मैस रिलेशनशिप के लिए हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो मेथनॉल का कितना मैस है, जो कितना मैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म कर रहा है। तो इक्वेशन हमें बता रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी एक बात जो है वो छुपी हुई है, वो ये कि हमें यहाँ पे जो नज़र आ रहा है इसको 2 मोल्स हम कहेंगे, इसको अब 2 ग्राम्स नहीं कह सकते। तो अगर इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो हमें ये देखना होगा कि एक जो मेथनॉल है उसका मोलर मैस कितना है। अगर मेथनॉल का मोलर मैस निकाले तो ये 32 ग्राम्स पर मोल निकलता है। तो यहाँ पे फिर टोटल मैस कितना होगा, 2 मोल्स हैं और जो मोलर मैस है मेथनॉल का वो 32 ग्राम्स पर मोल है। 32 ग्राम्स पर मोल, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके ये मालूम कर सकते हैं कि मेथनॉल के कितने ग्राम्स यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। 2 मोल्स प्रोड्यूस हुए, उसको मैस में कन्वर्ट करना है। तो एक जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल है उसका मोलर मैस देखें तो 44 ग्राम्स पर मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस है। तो 44 से मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं कि जी अगर 2 × 32 ग्राम्स मेथनॉल हो तो उससे 2 × 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और 4 × 18 ग्राम्स जो है वो वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दी है मल्टीप्लाई करके कि 2 × 32 ग्राम्स ऑफ मेथनॉल प्रोड्यूस करें 2 × 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4 × 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। इस तरह बाकियों को भी आप कंपेयर कर सकते हो। हम ऑक्सीजन को कंपेयर कर सकते हैं तो 3 × अब एक ऑक्सीजन है उसका, अगर आप एक ऑक्सीजन
मालिक्यूलर फॉर्म में उसका मोलर मास आप देखो तो एक ऑक्सीजन क्योंकि O2 की फॉर्म में तो 32 ग्राम्स पर मोल, तो 2 into 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये सॉरी मैंने 2 बोल दिया, 3 into 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और 2 into 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 4 into 18 ग्राम्स ऑफ वाटर फॉर्म होते हैं। इसी तरह से हम इनको आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं कि 2 into 32 ग्राम्स ऑफ मेथनॉल के लिए 3 into 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इस तरह हम इनको मैथ्स के टर्म में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं और एक सब्सटेंस के लिए हम देख सकते हैं कि दूसरा सब्सटेंस कितना रिक्वायर्ड है, या एक सब्सटेंस अगर इतना है तो उससे दूसरा सब्सटेंस जो है वो कितना हो सकता है। और फिर इनके जो मैसेज के बाद इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर पार्टिकल्स को हम कंपेयर करने की तरफ आएँ तो स्टूडेंट्स यहाँ जितने सब्सटेंसेस इस इक्वेशन में मौजूद हैं वो सारे मालिक्यूलर फॉर्म में है, मालिक्यूल की फॉर्म में है। तो 2 मोल्स, तो 2 मोल से अगर मालिक्यूल्स लेने हो तो कैसे लेते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर मुझे पता करना हो कि यहाँ मेथनॉल के कितने मालिक्यूल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेथनॉल के 2 मोल्स हैं और मालिक्यूल्स निकालना है, तो मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2Na मालिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं मेथनॉल के, और इसी तरह से ऑक्सीजन के कितने मालिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडेंट्स, 3Na ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स मौजूद हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मालिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 2 मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और टोटल मालिक्यूल्स निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 2Na मालिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के। सर वाटर के कितने मालिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए, 4 मोल्स हैं यहाँ पे, और Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4Na मालिक्यूल्स जो है वो वाटर के यहाँ पे मौजूद है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसके कितने होने से कौन कितना बन रहा है। तो मिसाल के तौर पे अगर मेथनॉल का हम जिक्र करें तो 2Na मालिक्यूल्स मेथनॉल के रिएक्ट करें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो फिर उससे स्टूडेंट्स 2Na मालिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे और 4Na जो मालिक्यूल्स हैं वो वाटर के फॉर्म होंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन को हम कंपेयर कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के 3Na मालिक्यूल्स हों और वो रिएक्ट करें एक्सेस ऑफ मेथनॉल के साथ या 2Na मेथनॉल के साथ, तो उससे स्टूडेंट्स बनेंगे 2Na मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 4Na मालिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह आपस में भी इनको कंपेयर कर सकते हो। लाइक मेरे पास अगर 3Na मालिक्यूल्स हों ऑक्सीजन के और मुझे कंप्लीट रिएक्ट करवाना हो इनको तो मैथनॉल के साथ, तो मुझे मैथनॉल के कितने मालिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि 3Na मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें। तो इक्वेशन मुझे बता रही है कि 3Na ऑक्सीजन मालिक्यूल्स के लिए 2Na मैथनॉल के जो मालिक्यूल्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं फॉर कंप्लीट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट के साथ, जिस तरह एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट के साथ, एक रिएक्टेंट को एक प्रोडक्ट के साथ ये दूसरे रिएक्टेंट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ, किसी को किसी के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो। और उसमें से अगर एक अननोन हो तो बाकी जो एक नोन है और बाकी जो अननोन है वो डिटरमिन किए जा सकते हैं, फाइंड किए जा सकते हैं। अब लास्ट के ऊपर ये पार्टिकल रिलेशनशिप तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है अभी इक्वेशन से। अब लास्ट के ऊपर मैं जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो स्टूडेंट्स वॉल्यूम रिलेशनशिप है। वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए हम देखते हैं जी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm होता है। इस कंडीशन को हम STP कहते हैं शॉर्ट में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके ऊपर हम वॉल्यूम्स को कंपेयर करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये जो मेथनॉल है ये गैशियस फॉर्म में मौजूद है तो इसके कितना वॉल्यूम है यहाँ पे। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं देखूँगा पहले मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स। अब एक मोल जो है उसका वॉल्यूम STP के ऊपर जो है वो 22.41 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो मैं इसको 22.414 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस वक्त बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मेथनॉल है उसके कितने डेसीमीटर क्यूब जो हैं वो मौजूद हैं स्टूडेंट्स।
तो इस तरह से इसका वॉल्यूम मालूम किया जा सकता है। इस तरह ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है ये भी मालूम किया जा सकता है। 3 मोल्स और 3 मोल्स को आप मोलर वॉल्यूम से यानी 22.414 इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो इस मोलर वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम, कितने सेंटीमीटर क्यूब, ये कितने डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 2 मोल्स हैं और मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएगा। फिर इसको चाहो तो क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली वाटर के कितने डेसीमीटर क्यूब है, तो 4 मोल्स हैं वाटर के, इसको मोलर वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई करके मालूम कर सकते हो कि वाटर के कितने क्यूबिक डेसीमीटर यहाँ पे मौजूद हैं और उनको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जिस तरह मैस, मोल, पार्टिकल और वॉल्यूम रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स, तो इनको आपस में भी हम रिलेट करके यानी मोल्स को वॉल्यूम के साथ आप रिलेट कर दो, मोल्स को पार्टिकल्स के साथ रिलेट कर दो, या कोई और कम्बिनेशन बना लो, जैसा चाहो कम्बिनेशन बना लो। आप हर तरह का कम्बिनेशन जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बना के एक जो नॉन सब्सटेंस है उसका दूसरा अननोन सब्सटेंस डिटरमिन कर सकते हो। तो जो स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स हैं उनका अगर एक फिगर की मदद से एनालिसिस किया जाए स्टूडेंट्स, तो ये अभी तो हमने देखे ये मैस रिलेशनशिप हमने देखा, फिर उसके पहले हमने मोल रिलेशनशिप देखा था, देन पार्टिकल्स का रिलेशनशिप देखा जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, वॉल्यूम रिलेशनशिप देखा, और इनके आपस में कंपैरिजन आप बना सकते हो। लाइक अगर आपको मैस गिवन हो और आप वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे आप कन्वर्ट करोगे, मैस से वॉल्यूम कैसे फाइंड कर लोगे? तो आप मैस से मोल्स और मोल से वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। इसी तरह अगर वापस जाना है वॉल्यूम को मैस में कन्वर्ट करना है तो वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करो और मोल्स को मैस में कन्वर्ट कर लो। इसी तरह से कोई और रिलेशनशिप है, लाइक आपको पार्टिकल्स गिवन है और आप वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, तो तरीका क्या होगा, पार्टिकल्स को कन्वर्ट करोगे आप मोल्स में और मोल से आप वॉल्यूम फाइंड कर लोगे। तो किसी को किसी के साथ भी रिलेट कर सकते हो। आप मैस आपको गिवन है और आप पार्टिकल्स फाइंड करना चाहते हैं तो मैस को मोल्स में कन्वर्ट करें और मोल्स को फिर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दें। तो कोई सा भी रिलेशनशिप जो है वो आप बना के एक नोन और दूसरा अननोन हो तो अननोन को डिटरमिन कर सकते हो। आई होप कि ये लेक्चर जो था इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन का आपको क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।